का संविधान है, हम सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। कानून की बात में अलग अलग कानूनी पहलुओं पर तो हम बात करते ही हैं, और वे सारे कानून जो सीधे आपसे जुड़ते हैं उन पर हम एक्सपर्ट्स के साथ बैठ करके आपको समझवाने की कोशिश करते हैं। इसका मकसद यह होता है कि एक जाने और वो एक जो है 100 को जनाए। हम कुछ भी जो आपके साथ एक्सपर्ट्स से मिल करके सवाल पूछते हैं, जवाब मांगते हैं, वो सारे सवाल आपके होते हैं। उसका मकसद सिर्फ इतना ही है कि आपको कानूनी लड़ाई में आपको लगता है कि आप कहीं ठगे गए हैं, आपके साथ कहीं ज्यादती हुई है, आपके साथ कहीं अन्याय हुआ है, तो कैसे आप उसका प्रतिकार कर सकते हैं और न्याय हासिल कर सकते हैं। न्याय पाने के क्या क्या रास्ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, पार्लियामेंट ने, असेंबली ने बहुत सारे कानून बनाए जो संविधान के तहत है। उसमें एक व्यक्ति का राइट क्या क्या है अलग अलग मामलों में, जैसे संविधान ने मौलिक अधिकार दिए, मौलिक कर्तव्य दिए, उसी ढंग से व्यापार करने वाले को क्या राइट है, कंज्यूमर को क्या राइट है, ग्राहक को क्या राइट है, जो खरीद रहा है, जो बेच रहा है उसका क्या राइट है, जो खरीद रहा है उसका क्या राइट है, जिसके साथ अन्याय हुआ है वो अन्याय के प्रतिकार के लिए कहाँ, कैसे, किस फोरम में जा कर के आसानी से सस्ता एवं सुलभ न्याय हासिल कर सकता है। इसके लिए अलग अलग फोरम गठित किए गए हैं। हम जिस पूंजीवादी व्यवस्था में लगातार उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहे हैं, उस पूंजीवादी व्यवस्था में कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कंज्यूमर मतलब कि उपभोक्ता, ग्राहक। उसको ठगा गया है अगर, तो उस ठगी करने वाले को सजा देना, उस ठगी से जो उसका नुकसान हुआ उसकी भरपाई कराना, इसके लिए एक अलग व्यवस्था की गई है जिसका नाम है कंज्यूमर फोरम। उपभोक्ता मंच कह सकते हैं, हालांकि उपभोक्ता अदालत के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो शब्द। तो ये जो उपभोक्ता अदालत है, इसमें जो जज साहब बैठे रहते हैं अध्यक्ष के रूप में, वो लोग क्या करते हैं, कैसे सुनवाई करते हैं, वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, किन किन तरह के मामलों के लिए जा सकते हैं, यानी कंज्यूमर लॉ, उपभोक्ता कानून जो है वो क्या कहता है, इस बात पर हम बात करेंगे आज कंज्यूमर फोरम के अध्यक्ष बीके सुबोध स्वामी जी से। स्वागत है आपका। नमस्कार। एक तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि कंज्यूमर मतलब क्या है। कंज्यूमर एक्ट में कंज्यूमर मतलब क्या है, कंज्यूमर लॉ क्या कहता है? देखिए, कंज्यूमर मतलब शुद्ध हिंदी में बोले ग्राहक या उपभोक्ता। जी। समाज का हर व्यक्ति, बल्कि हर नागरिक किसी न किसी वस्तु के लिए, उसको हर वस्तु के लिए बाजार जाना है, बाजार से वो कुछ भी खरीदता है वो एक उपभोक्ता है। जी। बाजार में वो कुछ भी सेवाएं लेता है वो एक उपभोक्ता है। जी। बाजार से ली हुई उसके द्वारा कोई भी वस्तु अगर खरीदी गई, कोई भी सेवाएं ली गई, उसमें अगर किसी प्रकार की त्रुटि, जैसे आप सामान्य रूप से नमक खरीदते हैं, ब्रेड खरीदते हैं, दैनिक जीवन की हर चीज़ें जो है वो उपभोक्ता से जुड़ी होती है, और अगर उसमें किसी भी प्रकार की गुणवत्ता की कमी है, कहीं दाम अधिक ले लिया गया है, आप देखते होंगे सामानों पर MRP लिखा रहता है, कई जगह MRP से ऊंचा दाम लेके बोलता है कि ये तो इस पर GST लगा हुआ है। MRP से ऊपर अगर टैक्स लिया है तो ये उपभोक्ता के अधिकार का उल्लंघन है। वो तुरंत उपभोक्ता अदालत में, भले ही वो 2 रुपया ज़्यादा दिया हो, 2 रुपया ज़्यादा दिए जाने से तात्पर्य नहीं कि बहुत छोटा अमाउंट है। 1 रुपये का भी मामला हो, हमारे पास 1 रुपया 80 पैसे का मामला भी आया है, 95 रुपये का भी मामला आया हुआ है, मैंने ऑर्डर पर लगाया है। तो तात्पर्य यह है कि हर नागरिक जो है इस समय एक उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। वो बिल्डिंग का फ्लैट कहीं बुक करता है, फ्लैट की उसको कब्जा नहीं दिया गया, उसने अधिकांश पैसा दे दिया है बिल्डर को, कॉन्ट्रैक्टर को, बिल्डिंग उसने खरीद लिया है, सैलरी ले लिया है, पोजीशन ले लिया है, फिर भी उसकी गुणवत्ता में अगर कुछ कमी आती है तो वो उपभोक्ता की श्रेणी में आता है।
इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, विस्तार करने की कोशिश करते हैं। रेलवे में अगर कोई आदमी टिकट कटा रहा है तो टिकट के साथ ही उसकी कई सारी सुविधाएं जुड़ जाती हैं। उन सुविधाओं का नहीं मिलना। बसेज में टिकट ले रहा है तो बसेज के लिए तय मानक है कि इस मानक के अनुसार उपभोक्ता को, जो यात्री जा रहा है उस यात्री को सुविधा मिलनी चाहिए। कपड़ा हो, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो, या जो भी कुछ किसी भी प्रकार है उपभोग के, देखिए बस में है हम सेवाएं ले रहे हैं, हवाई जहाज में है, रेल में है, ट्रेन में है, सेवाएं ले रहे हैं। अब देखिए एक जगह उपभोक्ता को थोड़ा सा दिक्कत होती है, वो जब विंडो पर जाता है, काउंटर पर जाता है, टिकट लेता है, उसमें ये नहीं लिखा रहता है कि उसको बीमा का पैसा चार्ज किया गया कि नहीं। ऑनलाइन करता है तो उसके पास विकल्प होता है, वैकल्पिक उसमें देता है या नहीं लें। कि आप लेंगे या नहीं लेंगे, फूड है, मेनू है, वेज है, नॉन वेज है, आपको इंश्योरेंस कराना है कि नहीं। विंडो में नहीं है, विंडो में व्यवस्था नहीं है। ये एक प्रकार से अगर देखा जाए तो कमी है रेलवे की, कि रेलवे को वहाँ पर ऐसी व्यवस्था देनी चाहिए। क्योंकि ऑनलाइन सेवा में तो हर व्यक्ति को ये मालूम है कि उसमें ऑप्शन आता है, ये टिक कीजिए, ये टिक कीजिए, इसका 20 रुपया, इसका 3 रुपया। मैं खुद रेलवे का और ऑनलाइन एयर टिकट कराता हूँ तो मुझे लगता है रेलवे का 3 रुपया या 3 रुपया 39 पैसा ऐसे लगता है। वो 3 रुपया 39 पैसा छोटी रकम है, मगर अगर कोई दुर्घटना इत्यादि होती है तो आपको 10 लाख तक का, 5 लाख तक का जो बीमा आपको गवर्नमेंट ने दिया, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब क्या है कि अवेयरनेस, जागरूकता के अभाव में ग्राहक उपभोक्ता इस चीज़ को नहीं समझ पाता है। इसमें थोड़ा सा 3 पार्ट जो है, एक तो पार्किंग, जैसे कि रेलवे की पार्किंग है, हवाई अड्डे की पार्किंग है, बस की पार्किंग है, तो कुछ जगह पार्किंग के शुल्क निर्धारित हैं। इतने टाइम तक आप रहेंगे, आप यात्री उतार करके जाएंगे, आप सिर्फ इन किए इसके लिए। तो इसमें अगर उससे जबरन पैसा लिया जाता है बगैर कोई टिकट दिए, एक तो बगैर कोई टिकट दिए, बगैर कोई रसीद दिए हुए कोई पैसा नहीं लिया जाना चाहिए, कभी नहीं, कभी नहीं। तो इन सब मामलों में भी रेलवे, बस या जो भी कंसर्न है, स्टेक होल्डर हैं, उनकी जवाबदेही यह बनती है को बोर्ड लगाएं। कि कितनी देर आप खड़ी रख सकते हैं, एकदम समय निर्धारित होना चाहिए। और अगर वो नहीं करते तो उतने ही अकाउंटेबल हैं जितने वसूलने वाला ठेकेदार। देखिए सीधा सा सवाल है कि आपने हमसे किसी चीज़ का शुल्क लिया है, वो पार्किंग के लिए हो, गाड़ी पार्किंग का हो, चाहे वहाँ हमें खड़े रहने का, आपको एयरपोर्ट पर ज़्यादा देर खड़े भी नहीं रहने दिया जाता है। तो एयरपोर्ट के अंदर आप जाके कितना देर वहाँ विचरण कर सकते हैं, इसका भी नियम है। और अगर शुल्क अलग से दिए हैं तो उसका नियम है 1 घंटा, आधी घंटा आप सी ऑफ करके गेस्ट को अपना चले आइए। जहाँ तक पार्किंग का है, वो रेलवे या एयरपोर्ट से कनेक्टेड नहीं होता है, वो एक सेपरेट एजेंसी है, मगर वो सेपरेट एजेंसी पैसा लेती है। अब उस पैसा लेने में वो आप आए आधे घंटे बाद कह दिए 50 रुपया और दीजिए। अब वो लिख कर, अब वो लिख के अगर नहीं टांगता है तो ये सेवा की बहुत बड़ी कमी है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमने 50 रुपया दिया, आपने बोल दिया 1 घंटे तक के लिए, हम आधे घंटे बाद आ गए, आपने कहा 50 और दीजिए। तो ये निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं उपभोक्ता के अधिकार का हनन है। और इस प्रकार से ये देखिए प्रशासनिक स्तर पर इन सब चीज़ों को उठा करके हम लोग अधिकारियों से बात करते हैं, इन सब चीज़ों को धीरे धीरे बहुत सा मार्शल किया जा रहा है, सही भी किया जा रहा है, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आते हैं। मगर हाँ, ये एक बहुत बड़ी कमी है। और इसका दोनों तरीके से, अगर आपने शुल्क दिया है, आपको सुविधा नहीं मिली तो आप फोरम में भी आ सकते हैं। आपने शुल्क दिया, आपको सुविधा नहीं मिली तो आप प्रशासनिक अधिकारी संरक्षण समिति एक है इसमें उपभोक्ता में, वहाँ भी इस मैटर को उठा सकते हैं। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी मेरे सामने एक 95 रुपये की किताब का MRP ज़्यादा ले लिया था। अब आप सोच सकते हैं कि 2012 में उसने 95 रुपया ज़्यादा लिया। एक सामान्य आदमी कितना जागरूक हो सकता है, थोड़ा पढ़ा लिखा था तो ज़्यादा जागरूक था, कि उससे 95 रुपया बच्चे की किताब के मद में ज़्यादा ले लिया गया। और दुकानदार ने उस पैसे को अगर वापस नहीं किया तो इस व्यक्ति ने केस किया। 95 रुपये पर मुझे लगता है उस समय 5 रुपये शुल्क रहा कोर्ट फीस, मगर वो व्यक्ति 3 साल लड़ा। हमारे सिस्टम का दोष कह लीजिए कि पुराने समय में उस समय जल्दी डिस्पोजल नहीं हो रहा था। वो 95 रुपये के को न देना पड़े, क्योंकि उसके लिए, उस डीलर के लिए 95 रुपये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, उससे उसकी साख जुड़ी हुई थी। उसको ये लगा कि अगर 95 रुपये आज हम देंगे तो हमारे खिलाफ आदेश होगा कि तुमने चीटिंग किया है, तुमने उपभोक्ता के संग अन्याय किया। वो मेरे पास आया है, मैंने शायद ऑर्डर पर लगाया अभी 3 दिन पहले। तो कहने का तात्पर्य कि जो कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ मीडिया और जगत से जुड़े हुए हैं, उनमें तो अवेयरनेस है,
मगर एक सामान्य जन सामान्य में अभी भी जागरूकता का अभाव है कि उनके साथ अन्याय हुआ, ठगी हुई, उनसे ज़्यादा चार्ज लिया गया या जो चार्ज लिया गया उसके प्रति उनको सेवा नहीं दिया गया, इसके प्रति उनमें जागरूकता का अभाव के चलते वो मुकदमे नहीं ला पाते हैं। अभी दो चीज़ें हम देख रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन का जमाना है, वो भी आ गया है, ऑनलाइन में ट्रांसपोर्ट भी है, सब आ गया। ऑनलाइन में आपको क्या नाम है खरीदारी, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स भी है, दूसरे सारे गुड्स भी हैं, तो उसमें बहुत सारे पैमाने पर ठगी हो रही है। मांग रहे हैं कुछ डिब्बा भर के कुट भर के भेज दिया और उसके बाद में लौटाने के लिए पहले तो वो शर्त करता। तो इस तरह के मामले जो है जिसमें कि ट्रांसपोर्टेशन की सेवा है या इस तरह का मामला है, इसमें भी अगर गड़बड़ी होती है, मान लिया जाए कि हमको बिठाता है, हमको कहीं स्टेशन से बिठाया या हवाई अड्डा से बिठाया, एक पर्टिकुलर जगह पर ले जाना है, वहाँ ले जाने के लिए उसने लंबा रूट चुना जानबूझ करके ताकि उसका समय ज़्यादा लगे और बिल ज़्यादा उठे। ये सारे मामले भी आते हैं क्या? देखिए, जहाँ तक ऑनलाइन का बात है, अब सपोज कि आप ट्रेन से बुक कराए, एयरपोर्ट एयरलाइन का आपने बुकिंग कराया, गड़बड़ी नहीं होती है, वो लोग नहीं करते नहीं होती है, वहाँ भी होती है। मेरे पास ऐसा केस है। मगर अगर आपने 20 रुपये या 2000 रुपया हमसे लिया है यहाँ से रायपुर यहाँ कटक जाने का, और आप यहाँ से विशाखापत्तनम जा करके वो वापस कटक जा रहे हैं, उसका पैसा मांग रहे हैं, तो उसका पैसा आप फिर दोबारा नहीं मांग सकते, क्योंकि आपने हमसे ऑनलाइन हमको बंगलोर पहुंचाने या रायपुर पहुंचाने के लिए वो जम्मू कश्मीर से घुमा करके कन्याकुमारी होकर के जाएं, ये हमारी ड्यूटी नहीं है। बिल्कुल। आपका एयर कॉरिडोर खाली है कि नहीं है, प्रधानमंत्री का प्लेन गुजर रहा है इसलिए रोक दिया गया, वो तो सफ़र उतना तो सफ़र करेंगे, कोई भी यात्री को करना है क्योंकि वो इमरजेंसी है। मगर आपकी अपनी कोई दुविधा है, परेशानी है, और उसके चलते आप 5000 किलोमीटर घुमा करके हमको अगर ले जाएंगे तो उसके लिए आप शुल्क हमसे दोबारा वसूल नहीं सकते। और ऐसा होता भी नहीं है। और 1-2 केस में हुआ है, मेरे पास इंडिगो का 2-3 केस चल रहा है, बल्कि शायद ऑर्डर पर लगा दिया अभी 6 दिन पहले। अब कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपने टिकट करा लिया, क्योंकि देखिए कहीं आमान परिवर्तन होता है रेल लाइन का, टिकट डिस्टर्बेंस हो सकता है, वहाँ डिस्टर्बेंस हो सकता है। आपने टिकट बना लिया, मेरे पास एक ऐसा केस है, आपने टिकट ले लिया, आपने टिकट लेने के पूर्व साइट में जाके ये सब कुछ नहीं देखा कि इस समय क्या स्थिति है ट्रेन की। आपको पहुंचना था 6 घंटे में, फिर अमेजन से आपको चेन्नई जाना था अमेजन में ज्वाइन करने के लिए, और वो उसको करीब 14 घंटा लग गया। तो वो सूचना गवर्नमेंट यानी रेलवे या एयरपोर्ट अथॉरिटी देती है। अब आप ये नहीं कर सकते कि अगर आपका आमान परिवर्तन चेंज ऑफ रूट होना है तो आप पहले क्यों नहीं बताया, या टिकट आपने क्यों काटा, क्योंकि वो एक सिस्टम का थोड़ी देर का अंतराल था, 2 घंटा या 4 घंटा या 2 दिन का, तो उसके चलते हम पूरे इंडियन रेलवे के सॉफ्टवेयर को चेंज कर देंगे, नहीं मगर सूचना दिया है। हम कह रहे सूचना नहीं दी तो रिकाउंटेबल है ना। हाँ, तब तो माना उसके खिलाफ एक्शन बनता है। हाँ। टिकट लेने के बीच की जाने के बीच की दूरी जो है उसमें हमारे परिवर्तन का कोई मामला आ गया, आपने सूचना दे दी तब तो आप बरी हो गए, लेकिन आपने सूचना ही नहीं दी। अगर टिकट लेने के बाद भी अगर सूचना देते हैं तो वो कहीं से इलीगल नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो स्थितियां पैदा होती हैं इसमें कहीं जो मामले आपने बताया कि लगभग सब मामले जो कि आदमी। अब आपको मैं थोड़ा विषय एक फिल्म बता दूं, अभी आपने ई कॉमर्स का छेड़ा, पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और हमारे झारखंड सरकार ने भी ई कॉमर्स ऑनलाइन, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि लॉकडाउन आने के बाद से, कोविड आने के बाद से हम लोग ज़्यादा ऑनलाइन सिस्टम पर आधारित हुए। तो निश्चित है कि जब किसी नए सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं तो हम आप पढ़े लिखे हैं तो कुछ ज़्यादा सतर्क होकर करेंगे। कुछ बच्चे हैं जो मम्मी का कार्ड लिए और फटाफट भर दिए और ये नहीं वेरीफाई किए कि कहाँ ये जा रहा है, पैसा कैसे है। तो ये पहली बार ऑनलाइन सिस्टम को भी हम लोगों को इस दायरे में, कंज्यूमर फोरम के दायरे में लाया गया है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, पहले ये होता था कि कंज्यूमर का केस जिसके खिलाफ लाना है, सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट हमने एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ किया रांची में, हम धनबाद के रहने वाले, वो रांची में हैं, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो पहले जो केस होता था फॉर एनी डेफिशिएंसी इन सर्विस आइदर एट रांची और धनबाद में नहीं होता था। अच्छा। जहाँ का रेजिडेंट था कंप्लेनेंट वहाँ नहीं होता था। अच्छा। वेयर द कॉज ऑफ एक्शन एरोज और वेयर द अपोजिट पार्टी इज लिविंग और कैरिंग बिजनेस। इस एक्ट में, नया एक्ट में ये व्यवस्था कर दिया कि you are the resident of particular place A, you can bring their action
और ई कॉमर्स में तो इतना विस्तारित हो गया है कि आपने यहाँ से टिकट बनाया, पेटीएम दिया, तो पेटीएम का ऑफिस है नोएडा में, तो नोएडा से पेमेंट हो रहा है, तो नोएडा हैज़ ऑल्सो गॉट द जुरिडिक्शन। प्लेन जाना है दिल्ली, दिल्ली हैज़ ऑल्सो गॉट द जुरिडिक्शन। चेन्नई से आपने माँ को बैठवाना था, सो कहना मतलब नाउ डिफरेंट प्लेसेस हैव गॉट डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन। नाउ अब ये कंज्यूमर के लिए बहुत आसान हो गया कि वो कहाँ से मुकदमा करे। अब दूसरी चीज़ रह गई कि ई कॉमर्स में एक सबसे अच्छी व्यवस्था ये कर दी गई कि जितने भी अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है या स्नैपडील है, ये सब इंटरमीडियरी हैं। आप इनके खिलाफ एक्शन ला सकते हैं और वो कहाँ से बेच के खरीद के आपको दे रहा है उसके खिलाफ भी, और उसका सारा डिटेल्स अब वेबसाइट पर आता है। बस समझदारी ये है कि आप पूरा उसका वेरीफाई कर लीजिए कि उस सिस्टम में कौन कौन से सेलर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, ये अनिवार्य कर दिया गया है। अगर कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, ग्रीवांस ऑफिसर, ग्रीवांस रेड्रेसल, उनका जो विंडो सिस्टम है, अगर वो सब नहीं है तो दिस इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ डेफिशिएंसी फॉर विच वी कैन लॉन्च रिपोर्ट एंड कंप्लेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और विद द स्टेट गवर्नमेंट। ये ई कॉमर्स से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है और हमारे पास केसेस आ भी रहे हैं। देखिए, अब चूंकि हम लोगों के पास इतना बड़ा रिसोर्स नहीं है, मगर हमारे पास जो केसेस आते हैं तो मैं भरसक प्रयास करता हूं कि अगर किसी एक व्यक्ति का केस है और 4 आदमी बैठे हैं तो मैं उनको अवेयर करता हूं, और धीरे धीरे काफ़ी लोग अवेयर हो रहे हैं। मगर हाँ, इस बात की ज़रूरत है कि हम अपने पैनल के साथ पब्लिक को जोड़ें। पब्लिक में अभी भी बहुत सी चीज़ें लैक कर रही है जो उनको नहीं पता होती। सरकार के पास भी हम लोगों ने कंज्यूमर वेलफेयर कोस्ट बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शन पे, जहाँ से कुछ कॉस्ट हम लोग लगाते हैं किसी पार्टी को तो उसको जमा करते हैं, और उस पैसे को वी कैन यूटिलाइज अगेंस्ट प्रोपागेशन, फॉर प्रोपागेशन ऑफ द कंज्यूमर अफेयर एक्टिविटीज़। कैसे चल रहा है, हाउ यू कैन क्लेम योर राइट, हाउ यू कैन रिट्राइव योर बेनिफिट। एटीएम कार्ड फ्रॉड है, बैंकिंग फ्रॉड है, ये सारी चीज़ों का एरेना इतना बढ़ गया है। बस ज़रूरत इस बात की है कि पब्लिक अप्रोच कर सके। हम लोग अपने यहाँ ऐसा बढ़िया मैकेनिज़्म कर दिए हैं कि अब तो लोगों की भीड़ आ रही है, नो डाउट, पहले से बहुत सुधार हुआ है। एक विंडो सिस्टम हम लोगों ने बना दिया है कि कोई व्यक्ति को कुछ नहीं पता, वो उपभोक्ता के बारे में अगर जानता है तो उपभोक्ता अदालत में चला आवे, एंड देयर वी हैव प्रॉपर असिस्टेंस मैकेनिज़्म। तो इन सब चीज़ों से उसको फ़ायदा होगा। 2 चीज़ें और हम जानना चाहते हैं इस बीच में। एक तो हमको लगता है 2-3 साल पहले एक खबर आई थी कि ट्रेन के विलम्ब होने के कारण, बहुत ज़्यादा विलम्ब होने के कारण एक उपभोक्ता को, यात्री को बहुत सारा नुकसान हुआ था, जिसमें उसका होटल का बुकिंग और ये सारा कुछ रद्द हो गया था। उसको राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत जो है उसने कॉम्पनसेट कराया था, कहा कि ये आप बच नहीं सकते, और रेलवे को देना पड़ा था। हाँ, बिल्कुल। शायद इसी साल का मामला, ये 1-2 साल पहले का, 2-3 साल पहले रेलवे ने कहा कि नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा हमारे यहाँ कोई फंड नहीं है और ये नहीं, लेकिन धारा 100 का प्ली लेते हैं वहाँ, देना पड़ा उनका। दूसरी चीज़ हम ये कह रहे हैं, एक तो ये मामला है, दूसरा ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाने तो यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल्स, यूथ जहाँ आइकॉन है, उन लोगों को इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। yes, और वहाँ से ज़्यादा तो वो आपका झालसा डालसा या आपका जो कंज्यूमर फोरम है उसके पास अगर कोई अभी मैंने NUSRL है यहाँ, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, वहाँ के 3-4 बच्चों को इनवाइट करके अपने यहाँ बैठाया था, जस्ट टू गिव देम एन इंसाइट ऑफ कंज्यूमर लॉ, ताकि वो एक बड़े ग्रुप से जुड़े हुए हैं, यूनिवर्सिटी ग्रुप से जुड़े हुए हैं। अच्छा, होता क्या है कि देखिए, झालसा के पास तो अपना रिसोर्सेज है, वो बस भेज के 50 बच्चों को बुला सकते हैं, मेरे पास वो सब नहीं है। तो हम तो एक सब मिल के कोऑर्डिनेट करें। हम तो पर्सनल लेवल पर, जैसे हमारे यहाँ आपका फोरम, हमारे यहाँ इंटर्नशिप करने बच्चे आते हैं, हमारे यहाँ सब अभी 11-12 बच्चे इंटर्नशिप करने आए रहे, तो दे वर वेरी एंथुसियास्टिक टू नो अबाउट व्हाट इज कंज्यूमर लॉ। उससे फ़ायदा ये हुआ कि हमने उन लोगों को 11 लोगों को 15 दिन की ट्रेनिंग दिया। उससे फ़ायदा हुआ कि वो, अब आप ये समझ सकते हैं, मैं आपको कहने में मुझे गुरेज नहीं है, उनमें एक वकील साहब का बेटा है, बोला कि सर मैंने जा करके अपने प्रोफेसर को जब बोला तो प्रोफेसर साहब कुड नॉट अंडरस्टैंड कि इसका हिडन इंटरप्रिटेशन क्या है। तो उसने बताया कि सर ये इतना बड़ा लॉ है क्योंकि हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, और हमारे प्रोफेसर साहब जो लॉ पढ़ाने के लिए बैठे हैं, उनको चूँकि उनको लगा कि ये तो एक डिजर्टेड फील्ड है,
कंज्यूमर का कोई बहुत बड़ा स्कोप नहीं, जबकि आज के समाज में कंज्यूमर का इतना बड़ा स्कोप है। एवरीबडी इज कनेक्टेड, एवरीबडी इज कनेक्टेड। बिल्कुल बिल्कुल। आप घर से बाहर कदम निकाले, रिक्शा को पकड़े, ओला को पकड़े, उबर को पकड़े, मान लीजिए रिक्शा वाला गरीब है, आप 20 रुपया दे देते हैं, मगर ओला, उबर या मेरू जितना भी है, ये सब जितने भी ऑनलाइन सिस्टम से जुड़े हुए लोग, अभी उबर पर मैंने केस हुआ है। आपको हमने बुकिंग किया, आपने कैंसिल भी नहीं किया, एंड आई एम केप्ट वेटिंग फॉर यू, और उससे मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया। क्योंकि नुकसान की सीमा को हम माने धन में आकलित नहीं कर सकते। वो किसी की इंटरव्यू छूट सकती है, किसी की ट्रेन छूट सकती है, किसी का फ्लाइट छूट सकता है। तो नुकसान तो कंपनसेशन ये सब कंज्यूमर कोर्ट के ऊपर है कि वो उस समय डिसाइड करेगी कि आपको जो नुकसान हुआ वो क्या हुआ था। एक ज़माना था 1980s के आसपास का, उस ज़माने में हमको आकाशवाणी से वो आया, इंटरव्यू लेटर आया, और वो हमको पोस्टल ये डाकिया जो है समय पर नहीं दे पाया, इसकी वजह से हमारा छूट गया। तो उस समय कोई कंज्यूमर एक्ट नहीं था, ना हमको अवेयरनेस था कि हम उसके वो करते, लेकिन उसका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? इस तरह के बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। पोस्ट ऑफिस एक्ट में इसी तरह धारा 6 का प्ली अक्सर लोग लेते हैं। दूसरे ये कि कैसे आपके यहाँ पहुँचे, एक तो आपने बताया कि प्लेस क्या क्या होगा, दूसरे कि आपके यहाँ कैसे पहुँचे, उसमें उनको क्या क्या लेकर के जाना है, ताकि उसी के साथ जुड़ा हुआ कि मैक्सिमम कितना दिन लग सकता है, क्या कि अगर मिनिमम दिनों में नहीं होगा मैं बता रहा हूँ रेमेडी। देखिए अभी तो चूँकि हम अभी साल भर हो रहा है ज्वाइन किए, और हमारे यहाँ हमने 2010, 2011, 12, 13, 14, 15 इतने सारे केसेस मैंने ख़त्म कर दिए। 15 का भी कुछ केसेस बचा हुआ है, 22 के भी केसेस है। हमारे लॉ में व्यवस्था ये है कि आज हमने केस फाइल किया, एडमिट कर लिया, 21 दिन के अंदर एडमिट होना अनिवार्य है। अगर 21 दिन के अंदर आपका केस हम एडमिट नहीं करते हैं तो ये डीम्ड है कि वो एडमिट हो गया, मान लिया जाएगा। हमने दूसरे पक्ष को नोटिस किया, अब दूसरा पक्ष जिस दिन आता है उसको हमने 45 दिन दे दिया, जवाबदेही प्रत्युत्तर जो भी लगाएगा, उस दिन से 3 महीने का हमें मैक्सिमम समय है। आपको बता दें अब नए केसेस 2022 में, 21 में सब लॉकडाउन चल रहा था सब, और पुराने जो पड़े हैं, आज के नए केसेस में 80% केसेस 3 माह के अंदर ख़त्म हो जा रहे हैं। कुछ केसेस के लिए 5 महीना समय निर्धारित है कानून में, जैसे किसी में एक्सपर्ट रिपोर्ट मांगना है, फॉरेंसिक रिपोर्ट मांगना है, वैज्ञानिक विश्लेषण रिपोर्ट, मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस या गाड़ी डिफेक्ट का मैटर हो। तो ऐसे केसेस में वो रिपोर्ट, क्योंकि वो टीम दूसरे के हाथ में होती है तो उनको समय लगता है, तो हम लोग 2 महीने का समय और देते हैं। ऐसी स्थिति में वी हैव मैक्सिमम 5 मंथ्स, सो 3 मंथ्स और 5 मंथ्स, दिस इज द राइडर कि हमें इसी के बीच में केस का डिस्पोजल करना है, और हो रहा है। अब कभी कभी ओरिजिनल केस में पेचीदगी होती है, कोई लंबा मेडिकल नेग्लिजेंस का, अभी एक 1.5 महीने की बच्ची डेथ कर गई है, तो उसमें मैं आपको बताऊं, उसमें वो बेटी का बाप, मुझे फ़क्र होता है, उसको मैंने प्रशंसा किया था, मैंने उससे कानून पर लीगल क्वेश्चन किया था, ऑर्डर 6 रूल 17 CPC पर, तो मुझे लगा कि ये तो एक कॉमन मैन है, ये शायद नहीं बता पाएगा। दूसरी ओर से जब उसने वो जवाब दिया ऑब्जेक्शन के रूप में, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि भाई आप इतना बढ़िया लॉ जानते हो, बीइंग ए कॉमन मैन। तो कहा सर मैंने लॉ किया इधर। हमने कहा लॉ करने की ज़रूरत, बोला बेटी का मुकदमा लड़ने के लिए। तो मुझे इतना माने हर्षित हुआ मैं अंदर से, मुझे लगा कि एक बेटी की जान, क्योंकि वो तो किसी के दिल का टुकड़ा है, बिल्कुल। उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए एक बाप ने लॉ कोर्स पूरा किया, इवनिंग कॉलेज में या डिस्टेंट एजुकेशन से, ये नहीं पूछा, मगर उसने किया। वो कहीं बंगलोर में नौकरी कर रहा है। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने उसको बताया और उसको कुछ तरीका बताया कि हमने कहा आप सारे एविडेंस जितना है सब कलेक्ट करके एक बार में ले आओ। हालांकि एक बार में नहीं ला पाया, क्योंकि उसमें बेंगलोर, कलकत्ता, चेन्नई, कई जगह के, क्योंकि कहाँ कहाँ डॉक्टरों को मिला था। वो कंपनसेशन जो भी हो, क्या होगा भविष्य के गर्त में है। कंज्यूमर फोरम में जाने के लिए फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या होती है, वो बता दिया जाए। अब मैं आपको बता दूं, कंज्यूमर फोरम में आने के लिए आपको कुछ भी विशेष फॉर्मेलिटी नहीं है, आपकी एप्लीकेशन का कोई विशेष फॉर्मेट नहीं है। आप एक अपनी व्यथा को सामान्य ढंग से लिखिए, आपके संग जो अन्याय हुआ है।
और लास्ट में लिखिए कि हमको उचित कंपनसेशन दिया जाए, क्षतिपूर्ति दिया जाए और हमारे संग न्याय किया जाए। वो एप्लीकेशन आप दे दीजिए, उसके बाद आपको हमारे यहाँ से एक नंबर मिल जाएगा। हमारे यहाँ माने हमारे नीचे डिस्ट्रिक्ट फोरम हो, हमारे यहाँ से भी डिपेंडिंग अपॉन कि अब आप मान लीजिए कि आपका कुछ आपने लिखा है कि 2 लाख कंपनसेशन, कभी कभी हम लोगों को लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के मांगा है, तो उसको समझा देते हैं भाई तुम्हारा ये इतना मांगे हो तो ये 50 लाख 1 करोड़ थोड़ी बनता है, क्योंकि तुम जितना अधिक मांगोगे कोर्ट फीस बढ़ जाएगी। हालांकि कोर्ट फीस ज़्यादा से ज़्यादा 2000 है, इसलिए कोर्ट फीस कोई इतना मैटर नहीं करता है। वो भी अगर लीगल एड वाला फिर भी न्यायोचित तो होना चाहिए। हाँ न्यायोचित होना चाहिए, और लीगल एड का केस है तो हम लोग उसको फ्री में कर देते हैं। रह गया ये कि उसको हमारे यहाँ कई लोग हैं जो स्वतः मुकदमा लड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई कानूनी दांव पेच का केस नहीं है। हाँ, क्योंकि कोई इसमें कानूनी दांव पेच नहीं है। आप बता रहे हैं कि आपके साथ ये अन्याय आपके संग अन्याय हुआ है, आप इसी को एक बाद में हम आपसे एक एफिडेविट ले लेंगे, दूसरे पक्ष से जवाब मांगेंगे। इसमें कोई कानूनी बिंदु नहीं है, बस हमको तथ्यात्मक रूप से उसको विश्लेषण करके देखना है कि आप जो बोले हैं वो सही बोले हैं, और दूसरे ने जो स्पष्ट किया वो कितना कहीं सही है। हमारा समय चूंकि खत्म हुआ, कंज्यूमर लगभग हर व्यक्ति है यस, जो कंज्यूम करने के लिए सेवा या माल खरीदता है और कंज्यूम करता है। तो ऐसे में हर व्यक्ति की ये जवाबदेही बनती है कि वो उपभोक्ता संरक्षण अधिकारों को जाने, कानून को जाने, और उससे अपने साथ जो हकमारी हो रही है, जो अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ कंज्यूमर फोरम की सेवाएं लें। कंज्यूमर फोरम की सेवाओं में आपको कंपनसेट किया जाएगा और उस व्यक्ति को पनिश करके कोशिश यह की जाती है कि दूसरा कोई फिर किसी दूसरे के साथ ऐसी ठगी नहीं करे। 3 साल तक की सजा हो गई है। 3 साल तक की सजा हो जाती है। यस, तो आज कानून की बात में इतना ही। पहले ये व्यवस्था नहीं किसी और मुद्दे पर बात करते। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।